अगली वर्ब यूज ऑफ वुड। वुड क्या होता है? तो बिल का पास्ट, बिल का अध्ययन पिछले दिनों में किया था, उसका पास्ट रहता है वुड। और वुड वर्ब का कई तरह से प्रयोग होता है। रूल नंबर फर्स्ट, वुड कहां से आया ये तो पता ही है, बिल का पास्ट फॉर्म वुड रहता है। और वुड का जो यूज है वो कितनी तरह से करना है वो समझ लो। नियम नंबर 1, रूल नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, वुड का प्रयोग जब हम करेंगे तो बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में करेंगे। जैसे सेल का पास्ट शुड किया था, वैसे ही बिल का पास्ट वुड हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट एक सेंटेंस में आता नहीं है, एक क्लॉज में आता है। जैसे शुड को किया था, सेल का पास्ट शुड होता है, वैसे ही बिल का पास्ट वुड हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हम बिल की पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करेंगे इसे, तो वो एक क्लॉज में आएगा, नाउन क्लॉज में आएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज होती है, आगे चल के आपको समझाएंगे जब क्लॉज पढ़ाएंगे तब। फिलहाल इतना समझ लीजिए, बिल का पास्ट फॉर्म वुड होता है और इसी संदर्भ में जब इसका यूज करते हैं तो फिर वो हमारा वाक्य इस तरह का बन जाता है। जहां एक प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, उसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में है और बिल न लग के वहां पे वुड लगता है। इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो एक तो यूज ऐसे हो जाता है, जैसे टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा? दैट ही वुड नॉट टीच। ठीक, इसका मतलब टीचर ने स्टूडेंट से बोला आज वो नहीं पढ़ाएंगे। समझ रहे हो? इस तरह से वाक्य जब भी बनेगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, तो वहां सबऑर्डिनेट क्लॉज में बिल लगेगा ही नहीं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बिल न लग के वुड ही लगता है। पहला रूल समझ में आया, सेकंड रूल समझ लेते हैं। वुड का प्रयोग विनम्र निवेदन प्रकट करने के, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? हाँ, अगर हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड का यूज प्रेजेंट में कर लिया जाता है और वुड के साथ प्लीज का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उचित वाक्य यही है, मॉडर्न इंग्लिश यही कहती है कि वुड जब भी प्रेजेंट में यूज करोगे तो प्लीज का भाव देती है वो, और प्लीज को लिखना चाहिए। जैसे पहला वाक्य देखो, वुड यू प्लीज डू माई वर्क। वुड तो लगाया ही गया है, वुड यू और प्लीज साथ में लिखा गया है। प्लीज का अर्थ हुआ कृपया, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट जहां पे भी आता है वहां वुड के साथ प्लीज लगा दीजिए आप। वुड यू प्लीज डू माई वर्क, इसका मतलब हुआ कि आप मेरा काम करेंगे। ठीक है? तब भी कृपया मेरा काम कर दीजिए, क्या आप मेरा काम करेंगे, वही है। वुड यू प्लीज शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक, ऐसे वाक्य जब भी आएंगे तो वुड प्लस प्लीज दोनों ही लगाओ, ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। रूल नंबर थर्ड पे आते हैं। रूल नंबर थर्ड में क्या है? पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग आदत प्रकट करने के लिए हैबिट दर्शाता है। और कैसी हैबिट? जिस व्यक्ति के अंदर वो आदत थी, न वो आदत बची हो और न वो व्यक्ति बचा हो। समझ रहे? दोनों ही कंडीशन में, अगर आदत उस व्यक्ति के अंदर थी और अब नहीं है तो वहां वुड नहीं लगेगा, वहां यूज्ड टू लगेगा। जब मैं छोटा था तब खेला करता था, इसका मतलब अब बड़ा हो गया हूं, अब नहीं खेलता हूं। ऐसे में यूज्ड टू लगेगा क्योंकि हम तो जिंदा हैं, लेकिन आदत चली गई। जब मैं व्हेन आई वाज 5 year old, I
यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। जब मैं 5 साल का था अंग्रेजी बोला करता था। ऐसी जगह रहता था जहां इंग्लिश ही आती थी, हिंदी होती नहीं थी। मान लेते हैं बोलता था, लेकिन अब हिंदी एटमॉस्फेयर में आए हैं तो हिंदी बोलने लगे हैं। समझ रहे हो? वो आदत जो पास्ट में थी वर्तमान में ना रही हो, ऐसी हैबिट को दर्शाने के लिए तो यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसी आदत जो किसी व्यक्ति के अंदर थी, वो आदत भी चली गई, वो व्यक्ति भी चला गया, तो ऐसे में वुड का प्रयोग करो। ठीक है। गांधी जी वुड गो टू टेम्पल फॉर इवनिंग प्रेयर। गांधी जी शाम की प्रार्थना के लिए मंदिर जाया करते थे। न गांधी जी बचे न उनकी आदत बची। ठीक है। तो ऐसे जब भी वाक्य आएंगे, प्रेजेंट में कोई नहीं है, गांधी जी भी नहीं है प्रेजेंट में, और हैबिट तो फिर होगी कहां से। ऐसी जब भी कंडीशन दिखाई जाएगी, जब भी हैबिट दिखाई जाएगी, आदत प्रकट करने के लिए हम वुड का प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आई बात? चलो एग्जाम्पल, ही वुड रीड द रिलीजियस बुक्स। वो धार्मिक किताबें पढ़ा करता था, जब जिंदा था तब पढ़ता था। दूसरा, सी वुड फीड द स्पैरो। वो गौरैया को, चिड़िया होती है गौरैया चिड़िया, उसके लिए स्पैरो लगाते हैं, उसको खिलाया करती थी, दाना डाला करती थी। समझ रहे हो? आगे इसका चौथा नियम अब देख लेते हैं। इसका चौथा नियम आगे क्या बता रहे हैं? रूल नंबर 4 में दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन या सहमति, विलिंगनेस, या तो दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन दर्शाया गया हो वाक्य से, या विलिंगनेस, सहमति सबकी दर्शाई गई हो, ऐसी कंडीशन प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में वुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह अपने वचन पर कायम रहा। ठीक है, डिटरमाइंड था, जो उसने बोल दिया वो करना था उसे, ये होता है डिटर्मिनेशन। वह अपने वचन पर कायम रहा। ही वुड हैव हिज ओन वे, हो गया। दूसरा, आई नो शी वुड कम इफ शी कुड। मुझे पता है अगर वो आ सकती तो अवश्य आती। ठीक है, आ सकती तो अवश्य आती। इफ शी कुड, अगर आ सकती तो आती। समझ रहे? वो यहां आने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इसका मतलब ये हुआ। रूल नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? कंडीशनल सेंटेंस जिनमें शर्त प्रकट की जाती है, वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त रख दी ना, अगर आप आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसे वाक्य जहां भी आएंगे शर्तिया वाक्य बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसे वाक्य जहां भी आते हैं, ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। शर्तिया वाक्यों में, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो यह काम कर देता। तुम्हारी जगह था न काम कर सका, अगर होता तो काम कर देता। ऐसे वाक्यों में इफ आई वर यू, ये आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देख लो, कहीं भी कभी भी पूछा जाए आई के साथ वर का प्रयोग हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कहां हो सकता है? जब वाक्य शर्तिया होता है। ऐसा वाक्य जहां पर सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, हकीकत नहीं होता है। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश का नक्शा बदल देता। ठीक, ये होता है कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो? हाँ, तो वो नियम कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस जहां भी आएगा उसमें वुड लगेगा। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो यह काम कर देता। इफ आई वर यू आई वुड डू इट। दूसरे वाक्य में वुड का प्रयोग किया जा रहा है, आई वुड डू इट। यदि वह यहां होता तो मैं उसे बता देता। इफ ही के साथ वर का प्रयोग हो रहा है। इफ ही वर हियर आई वुड टेल हिम। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंस में ये इफ शब्द तो आना ही है। यदि ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता।
अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे तो चलते ही चलते हैं। समझना है आपको, इफ क्लॉज में आपको एक वर्ब का प्रयोग कर देना है और दूसरी क्लॉज आएगी उसमें वुड का प्रयोग कर देना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 6 क्या कह रहे हैं, कोई कल्पना व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। कोई कल्पना व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे इसमें वो समझ लो आप। सिर्फ कल्पना होती है इसमें, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, वुड दैट आई वर ए किंग, इसमें इच्छा होती है एक, और ऐसी इच्छा जो रियल में नहीं होती है। रियल में नहीं होती, वो पूरी हो भी नहीं सकती इच्छा। जैसे वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, तो ये एक इच्छा है। और ये ऐसे वाक्य जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क लेके आते हैं। ठीक है, वुड दैट आई वर ए वर्ड, वुड के साथ दैट लगाना अनिवार्य रहता है इनमें। वुड दैट आई वर ए वर्ड, काश में चिड़िया होता, काश में चिड़िया होती। ठीक है, अगर मैं चिड़िया होती तो पके पके फल खाती। बनाओ बाकी कैसे बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा, इफ आई वर ए वर्ड और आगे का बाकी सिंपल। ठीक, कोई पूछे तो इस तरह से कर दीजिएगा। ये था यूज ऑफ वुड, और यूज ऑफ वुड के बाद अगला यूज कैन और कुड का होना है। चलो इसके बाद चलते हैं